पार्टी पे और बढ़ गया है। तो सारे नेताओं के अपने अपने दावे हैं और सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकड़े, अपने अपने इंटरनल सर्वे। लेकिन जीतू पटवारी ने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि आईबी के रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, कांग्रेस की सरकार बनी की खुफिया एजेंसियों के सर्वे में इस बात, तो क्या ऐसा भी होता है क्या? मैं मीर सर आपसे जानना चाहूंगा। मैं मुकेश त्यागी से सवाल पहले लेना चाहता हूँ। मुकेश जी, आप अभी कांग्रेस की बात करते और अपनी पार्टी के नंबर्स की चर्चा करते, मध्य प्रदेश के रेफरेंस में मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के एक बड़े नेता आपकी पार्टी में आए पिछले चुनाव के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मैं स्पेसिफिकली उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि जो ग्वालियर और उसके आसपास का रीजन है, आपको लगता है कि वो तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा था, और इस बार भी जो ओपिनियन पोल जितने हमने देखे उसमें लगा नहीं कि सिंधिया साहब के आने से आपकी पार्टी को कोई फायदा वहाँ पर हो रहा है। आपको लगता है कि जब फाइनल जो एग्जिट पोल के अभी भी नतीजे आ रहे हैं और जो 3 तारीख को जब फाइनल रिजल्ट आएगा, सिंधिया साहब की वजह से आपकी पार्टी को वहाँ पर कुछ बेनिफिट होगा? पहले तो मैं थोड़ा सा एक वो कर दूं, आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो छत्तीसगढ़ पे बोल रहा हूँ, इनके बघेल साहब ने कहा कि हमने चिट्ठी लिखी थी केंद्र को। झूठ बोला था, किसी केंद्र को चिट्ठी नहीं लिखी थी। तो ये तो इनका चरित्र है। चलिए अब आए मध्य प्रदेश में। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बहुत युवक और ऊर्जावान नेता है, उनका बहुत बड़ी साख है और राजनीतिक हवाओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हाथ उन्होंने मजबूत किए हैं, उनकी शाख फैली है, उन पर किसी प्रकार का कोई स्कैंडल या स्कैम नहीं लगा है, तो उनकी जो छवि है बहुत स्वच्छ है। और कांग्रेस जो है ऑन द कॉन्ट्रेरी उनकी हालत बहुत खराब है। तो मैं नहीं समझता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी स्थिति और मजबूत होने वाली है। आप देखते रहिएगा, वहां से और भी उनके, मैं समझता हूँ शायद 14 आए थे। नहीं, मैं उनकी स्थिति मजबूत होने की बात मुकेश जी नहीं कर रहा था। मुकेश जी, मैं उनकी स्थिति मजबूत होने की बात नहीं कर रहा था। जैसे केंद्र से 6 से 7 नेता मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आपकी पार्टी की कोशिश यही कि उनके इंडिविजुअल एफर्ट की वजह से पार्टी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मैंने उस रेफरेंस में पूछा कि क्या सिंधिया साहब के आने से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने की वजह से ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके में आपकी पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बहुत मिल रहा है हमको। और देखिए, उनके आने से हमको बहुत फायदा, और हमने शीर्ष नेताओं को जो है असेंबली में लाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़े हैं, पर उनका प्रभाव उतना ही प्रभावशाली है। और तमाम हमारे जो दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एमपीज हैं, उन्होंने रगड़ के काम किया अपने अपने क्षेत्र में। और हमारा देखिए समीकरण ये था कि जहां पर थोड़ा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर मजबूत नेतृत्व को लाया जाए। और जिस प्रकार से मोदी जी का विश्वसनीय नेतृत्व है, उसके साथ करके मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रभाव है मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहन की योजना है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जी, तब तो सौरभ दुबे जी, मैं समझता हूं कि सौरभ दुबे जी जो बात यहाँ पर मुकेश जी कह रहे हैं कि पार्टी को ऐसा लगा कि यहाँ पर मजबूत चेहरों को सामने लाया जाए तो उसका फायदा होगा। तो जितने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया गया, उस आधार पर एग्जिट पोल पर बीजेपी की सीट कम से कम 150 या 160 प्लस आनी चाहिए थी, वो तो आ नहीं रही है। देखिए, सबसे बड़ी फायर हो गया क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो बात है, तो वो सत्ता की लालच में ना तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको बोला था, क्योंकि उनको 1-1.5 साल बैठाए रखा था। ऐसा नहीं है पार्टी में शामिल होने के तत्काल बाद उनको कोई पद दे दिया गया। एक बात, करियर स्टेक पे नहीं लगा दिया, नहीं स्टेट में लगा दिया गया। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप एक बात बताइए, 20-18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। शिवराज सिंह चौहान 4थी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क तो कांग्रेस पे लगना चाहिए ना कि एंटी इनकम्बेंसी का जो नाम ले रही थी, आज तक क्या उसकी किसी भी योजना है क्या? अगर राजस्थान की योजना का मॉडल आप लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी को पीछे होना चाहिए था। और अभी ये सिर्फ आपके पोल में नतीजे आ रहे हैं, जब ये वास्तविक नतीजे आएंगे और उसके बाद सरकार क्या होगा। अभी ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल जी तो 3 दिन से दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। भाई, लोटस चले ना चले, उनके डिप्टी सीएम की जो अभी हालात हैं, अभी उस पर सबकी नजरें हैं। उनके डिप्टी सीएम तो वहां छत्तीसगढ़ में खुश नहीं थे उनसे। लास्ट 6 महीने के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अपनी जो कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी जो है जहां पर बहुमत से आ भी जाती है, सत्ता में अपनी सरकार बना भी लेती है,
वहां पर वो अपने राजशाही अहंकार के कारण सत्ता से दूर भी चली जाती है। और यही हाल था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने का, यही हाल राजस्थान में था, लेकिन राजस्थान किसी प्रकार से बचा रहा और भूपेश बघेल जी और उनके डिप्टी सीएम के बीच में जो विवाद था वो किसी से भी छुपा नहीं था। तो अभी जो कांग्रेस नहीं, के लेकिन नेता इस बार के आप कांग्रेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जो तैयारी की गई थी, जब से इलेक्शन के डेट्स आए उसके पहले से तैयारी की जा रही है, और अंकुश श्रीवास्तव जी मेरे सवालों से वाकिफ होंगे कि बीजेपी ने बहुत पहले से प्री प्लानिंग की थी। मैं उन्हीं से सवाल लेना चाह रहा हूं। अंकुश श्रीवास्तव जी, बीजेपी ने जिस तरह की प्लानिंग की, प्लान ए बी सी एक प्लान लॉन्च किया गया था, उसमें अलग अलग सीट को कैटेगरी वाइज बांटा गया था और वहां पर जो कमजोर सीटें थी वहां पर पहले कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया। तो ये जो जितने फॉर्मूले लगाए गए, क्या ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहे, या इन फॉर्मूला का नतीजा हमें नतीजों के दिन मिलेगा, वो एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? हुआ क्या है? देखिए, मुझे लगता है प्लान ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं वो कई बार जब धरती पर स्थितियां ठीक नहीं होती हैं तो काम नहीं करते हैं। अगर धरती पर स्थितियां ठीक होती हैं तो वो दौड़ने लगते हैं। असली खेल वही है, अगर जमीनी स्थिति ठीक रहती है तो प्लान सब काम करने लगते हैं, और जमीनी स्थिति ठीक नहीं रहती है तो प्लान फेल हो जाते हैं। चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, और ये किसी पार्टी के लिए भी हो। तो प्लान तो आप करेंगे ही कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको अपने हिसाब से चलाना है, ऐसा ना हो कि वो बाद में दिक्कत हो। लेकिन अगर जमीनी स्थिति आपके पक्ष में नहीं होती है तो फिर वो प्लान काम में नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हार जीत चल जाएगी, पच जाएगी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बन करके आई है। और उससे उनको जो उम्मीदें उन्होंने थोड़ी बहुत लगा रखी हैं 2024 की, वो एक मुश्किल करेगी। और दूसरा, कांग्रेस के उदय को जो पुनः उदय हो रहा है या होने की कोशिश हो रही है दक्षिण में या पूर्व इधर उत्तर में, तो वो उसको कांग्रेस को बल मिलेगा, और कांग्रेस को बल मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये बहुत साफ है। चिराग जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। चिराग जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ना 3 में ना 13 में। क्या आपको लग रहा है कि गुजरात वाले परफॉर्मेंस को आप यहां दोहरा पाएंगे इन 4 स्टेट में जहां पर आपने उम्मीदवार खड़े किए, या आप पहले ही मान चुके थे कि उतना भी वोट नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हाँ चूंकि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है तो उतार दो? चिराग जी, 2013 में भी हमें बोला गया था कि ये क्या करेंगे, क्या पार्टी बनाएंगे, और जी को बयान दिया कि चुनाव पाएंगे तो फिर आगे देखेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं हाल सब तेजी से बढ़ने वाले पार्टी है। राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, गुजरात में और गोवा में हमारे एमएलएज हैं, और कहीं ना कहीं इन 4 राज्यों के चुनाव में भी अच्छी सीटों के साथ आम आदमी पार्टी आएगी। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा अरविंद जी को। और जैसे पहले हमने गुजरात में 6% तक वोट लिया था, और यहाँ पे भी हम सिग्निफिकेंट वोट लेंगे, और कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने की जो मुहिम है वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा रोल होगा। अब भाजपा और कांग्रेस क्या बोलती है उस पर तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, बट जो हमारा रिजल्ट बता रहा है, जो 10 साल में इस पार्टी ने अचीव किया, 3,500 पार्टी रजिस्टर्ड हैं हिंदुस्तान में, और उसमें सिर्फ 3 नेशनल पार्टीज है, उसमें एक अगर आम आदमी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं हमने प्रूव कर दिया है कि हम कैसे काम करते हैं। जनता ने माना है